हेलो एवरीवन, मैं हूं पवन नेगी और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 6 जिसका नाम है थर्मोडायनेमिक्स और ये इस सीरीज़ का 5th पार्ट है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, और इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि किसी भी रिएक्शन के होने में एंथैल्पी का कितना चेंज हो रहा है। राइट, सो द एंथैल्पी चेंज मतलब द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब्ड in a reaction when the number of moles of reactant react completely to give the product, right, as given by the balanced chemical equation। इसका मतलब है, मान लीजिए कोई रिएक्शन है A plus B giving you C plus D, right। तो जब ये रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट में कितनी एंथैल्पी थी और प्रोडक्ट की कितनी एंथैल्पी है। तो मान लीजिए जो रिएक्टेंट की एंथैल्पी है दैट इज HR और जो प्रोडक्ट की एंथैल्पी है वो है HP। तो जो रिएक्शन की एंथैल्पी वो होगी कि प्रोडक्ट की कितनी एंथैल्पी है, HP माइनस HR, राइट। और ये बैलेंस होनी चाहिए रिएक्शन। अब ये जो डेल्टा RH है वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और वो नेगेटिव भी हो सकता है। इट मीन्स जो प्रोडक्ट की एंथैल्पी है वो क्या होनी चाहिए, वो क्या हो सकती है, वो रिएक्टेंट से ज़्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। जब प्रोडक्ट की एंथैल्पी रिएक्टेंट से ज़्यादा होती है तो इसका मतलब है रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, और आपको पता है इस टाइप की रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये वाली रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, राइट। और दूसरे वाले केस में क्या होता है, प्रोडक्ट की एंथैल्पी रिएक्टेंट की एंथैल्पी से कम होती है, तो उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, अगर आप देखेंगे मीथेन और ऑक्सीजन की रिएक्शन होके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन रहा है, राइट। ये एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन है और इस केस में देखिए जो एंथैल्पी का चेंज है वो है -890.3 किलोजूल, राइट। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं व्हाट इज द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। किसी जनरल रिएक्शन के लिए अगर हम देखें, सो रिएक्टेंट्स आर चेंजिंग इनटू द प्रोडक्ट एंड द एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि कई बार एक से ज़्यादा प्रोडक्ट भी हो सकते हैं। जैसे इस केस में आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर माइनस सम ऑफ एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट। यहाँ पर देखिए आप, मीथेन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो इसको अगर हम सिंबल की फॉर्म में लिखेंगे तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन ये हो जाता है समीशन AI H प्रोडक्ट माइनस समीशन BI H रिएक्टेंट। इसका क्या मतलब है, H प्रोडक्ट जो टर्म है वो डिनोट कर रहा है एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, H रिएक्टेंट जो है वो डिनोट कर रहा है एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। समीशन AI जो है वो है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट और जो BI है वो है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, और समीशन का मतलब सबका सम, कितने प्रोडक्ट हैं और कितने रिएक्टेंट हैं। तो एक एग्जांपल हम देखेंगे तो हमें क्लियर होगा। जैसे इस केस में ही हम समझ लेते हैं। तो देखिए मीथेन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो जो रिएक्शन की एंथैल्पी का चेंज है वो है मोलार एंथैल्पी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का केवल 1 मोल यहाँ बन रहा है तो 1 तो लिखने की यहाँ जरूरत है नहीं, राइट। तो केवल HM लिखा है फॉर मोलार एंथैल्पी, मतलब 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड की एंथैल्पी कितनी है। इसके बाद 2 इंटू मोलार एंथैल्पी ऑफ H2O, मोलार एंथैल्पी फॉर 1 मोल, और इसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, बिकॉज देयर आर 2 मोल्स, माइनस मोलार एंथैल्पी ऑफ मीथेन। मोलार एंथैल्पी ऑफ मीथेन का मतलब है क्योंकि मीथेन का 1 ही मोल यूज हो रहा है, सो 1 मोल प्लस 2 इंटू मोलार एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन, राइट। सो ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रिएक्शन की एंथैल्पी निकाल सकते हैं, राइट। तो ये जो सिंबल है ये सुपरस्क्रिप्ट में होना चाहिए। तो डेल्टा RH नॉट, डेल्टा RH का मतलब है एंथैल्पी चेंज ऑफ अ रिएक्शन, और H नॉट का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है स्टैंडर्ड कंडीशन या स्टैंडर्ड स्टेट का क्या मतलब है, अ सब्सटेंस इज सेड टू बी इन द स्टैंडर्ड स्टेट व्हेन it is present in its most stable state under a pressure of 1 bar
एन स्पेसिफाइड टेम्परेचर। तो क्या मतलब है, स्टैंडर्ड स्टेट का मतलब क्या है दोस्तों, हमें क्या करना है, कुछ चीज़ें फिक्स कर लेनी है और उसमें से क्या है, जो प्रेशर है वो 1 बार है, टेम्परेचर आपको स्पेसिफाई करना है, मान लीजिए वो 25 डिग्री सेल्सियस है, राइट। इस कंडीशन में कोई सब्सटेंस किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, स्टेबल स्टेट में एग्जिस्ट करता है, उसी को हम स्टैंडर्ड स्टेट कहेंगे। जैसे 1 बार प्रेशर और 25 डिग्री सेल्सियस पर जो ऑक्सीजन है दैट इज प्रेजेंट इन गैस फॉर्म, जो H2O है दैट इज प्रेजेंट इन लिक्विड फॉर्म। तो ये क्या हो जाएगी, स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ ऑक्सीजन और स्टैंडर्ड स्टेट ऑफ वाटर, राइट। इसके बाद दूसरी चीज है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। नाम से पता चल रहा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है फॉर्म, किसी सब्सटेंस के फॉर्म होने में जो एंथैल्पी का चेंज हुआ है, राइट। सो द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन देयर मोस्ट स्टेबल फॉर्म्स। जब 1 मोल किसी सब्सटेंस का बन रहा है और उसके बनने में कितना एंथैल्पी का चेंज हो रहा है, उसी को हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल, कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, तो इस रिएक्शन का जो चेंज होगा वो क्या है, बेसिकली द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज ओनली 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग फॉर्म। सो डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा FH, F का मतलब फॉर्मेशन, तो कितना बन रहा है, -393.5 किलो जूल। इसके बाद हम देखते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। नाम से पता चलता है कंबशन का मतलब कोई चीज जल रही है इन द sufficient amount of oxygen. So enthalpy change when 1 mole of a substance is completely burned in excess of oxygen or air is called enthalpy of combustion, right. तो फॉर एग्जाम्पल कार्बन और ऑक्सीजन, कार्बन को जब हम ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड देगा, और यहाँ जो एंथैल्पी का चेंज होगा इसको हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन। एक बात ध्यान रखिए, इससे पहले जो रिएक्शन थी वो उसमें भी सेम रिएक्शन हम देख रहे थे, और अभी जो हम रिएक्शन देख रहे हैं वो भी सेम है। अंतर क्या है, केवल कहने का अंतर है, किस तरीके से हम बात को कह रहे हैं। तो पहली वाली रिएक्शन में हम कहते हैं इट इज व्हाट, इट इज द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कितना है दोस्तों वैल्यू, -393.5 किलो जूल। और दूसरे केस में हम देख रहे हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, वो भी कितना है, -393.5। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं दैट द एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन इज इक्वल टू द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसके बाद है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड एंड फ्यूल्स। तो आपको पता है जो फूड है वो हमारी बॉडी में फ्यूल का काम करता है, और फ्यूल क्या काम करता है, बेसिकली ये बर्न होके हीट प्रोड्यूस करता है, राइट। सो द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस व्हेन 1 gram of a substance, when 1 gram of a substance, the amount of heat produced when 1 gram of a substance is completely burned. जब क्या होता है, 1 ग्राम सब्सटेंस का कंप्लीटली जब बर्न हो रहा है तो क्या होता है, जो भी हीट प्रोड्यूस हुई है उसको हम कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फूड या फ्यूल। तो इस केस में हमने कितना लिया है, 1 ग्राम, बाकी में हम कितना ले रहे थे, 1 मोल। तो ये थोड़ा डेफिनेशन का डिफरेंस है। इसके बाद देखिए प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिएक्शन एंथैल्पीज, ये हम करेंगे चैप्टर के एंड में, जब सारी थियरीज कवर हो जाएंगे तो उसके बाद हम इसको पूरा करेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हैशेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। तो हैशेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन क्या है दोस्तों, हम अभी तक देख चुके हैं व्हाट इज एंथैल्पी चेंज एंड व्हाट इज इंटरनल एनर्जी चेंज, डेल्टा H एंड डेल्टा U क्या है, राइट। सो डेल्टा H है एंथैल्पी का चेंज, डेल्टा U है इंटरनल एनर्जी का चेंज। डेल्टा H को हम QP भी कहते हैं, मतलब हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व एट कांस्टेंट प्रेशर। डेल्टा U को हम कहते हैं QV, हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो हैशेस लॉ क्या कहता है, कोई भी रिएक्शन A से मान लीजिए D में चेंज हो रहा है तो वो अलग अलग रूट से हो सकता है। A कैन डायरेक्टली चेंज इनटू D
सो द एंथैल्पी चेंज इज दिस डेल्टा H1, और जब A, तो एक रूट ये है, दूसरा रूट क्या है, A इज चेंजिंग इनटू B डेल्टा H2, B इज चेंजिंग इनटू C डेल्टा H3, C इज changing into D delta H4, right? So A is changing into B delta H2, B is changing into C delta H3 and C is changing into D delta H4. तो एक रिएक्शन को हम दो तरीके से कर रहे हैं। एक तरीका है A डायरेक्टली D में चेंज हो रहा है, दूसरा तरीका है A B में चेंज हो रहा है, B C में चेंज हो रहा है और C D में चेंज हो रहा है। तो हैशेस लॉ क्या कहता है कि पहले रूट में जो एंथैल्पी का चेंज हुआ, मान लीजिए HA, और दूसरे रूट में जो टोटल एंथैल्पी का चेंज हुआ HB, ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यही है हैशेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, राइट। तो इसको हम डायग्रामेटिकली ऐसा भी देख सकते हैं। तो अगर मैं इसका स्टेटमेंट कहूँ, सो द एंथैल्पी चेंज इन अ पर्टिकुलर रिएक्शन इज सेम वेदर द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन वन स्टेप और इन अ नंबर ऑफ स्टेप। अगर रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रही है या एक से ज़्यादा स्टेप में हो रही है, तब भी क्या होगा, एंथैल्पी का चेंज सेम रहेगा, राइट। इसका क्या मतलब है, हीट चेंज इन अ केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन ओनली द इनिशियल रिएक्टेंट्स एंड फाइनल प्रोडक्ट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पाथ और मैनर इन विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस। इसका ये मतलब है जो एंथैल्पी का चेंज है वो क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। वो क्या है, वो स्टेट फंक्शन है। A इज चेंजिंग इनटू B, तो चाहे ये रूट 1 से हो रहा है, चाहे रूट 2 से हो रहा है, चाहे रूट 3 से हो रहा है, हर बार जो एंथैल्पी का चेंज होगा वो सेम रहेगा। तो रूट पे जो फंक्शन डिपेंड नहीं कर रहा है उसी को हम कहते हैं स्टेट फंक्शन, जो केवल इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, राइट। तो हैशेस लॉ से हमें एक और बात कंफर्म होती है, दैट द एंथैल्पी इज अ स्टेट फंक्शन, ठीक। अब इसको हम एक और एग्जांपल से समझते हैं। कार्बन को हम कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर सकते हैं दो तरीके से। पहला तरीका है, कार्बन को बर्न किया जाए इन अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड। एंथैल्पी का चेंज होगा -393.5 किलोजूल, राइट। इसके बाद जब कार्बन को हम बर्न करेंगे इन द लिमिटेड अमाउंट ऑफ कार्बन, लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसको हम कहते हैं, यहाँ जो एंथैल्पी का चेंज है वो है -110.5 किलोजूल। और कार्बन मोनोऑक्साइड जब अगेन बर्न होता है विद ऑक्सीजन, लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कार्बन को पहले हमने चेंज किया कार्बन मोनोऑक्साइड में, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड को चेंज किया कार्बन डाइऑक्साइड में, राइट। तो दो स्टेप में ये रिएक्शन हुई। तो कुल मिला के कार्बन को आप डायरेक्टली कार्बन डाइऑक्साइड में भी चेंज कर सकते हैं, और हम क्या कर सकते हैं, कार्बन को पहले कार्बन मोनोऑक्साइड में, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड में, ऐसे भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ इन एंथैल्पी को अगर आप जोड़ोगे तब भी ये कितना आएगा, -393.5। तो अगेन इसके किस बात को कंफर्म कर रहा है, द वैलिडिटी ऑफ द हैशेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, राइट। अब हम इसके कुछ एप्लीकेशन देखते हैं हैशेस लॉ के। तो पहला एप्लीकेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ सब्सटेंस विच कैन नॉट बी मेजर्ड एक्सपेरिमेंटली। हम कुछ ऐसी रिएक्शन के लिए एंथैल्पी निकाल सकते हैं, एंथैल्पी चेंज निकाल सकते हैं जो एक्सपेरिमेंटली नहीं हो सकते हैं। बेसिकली यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात हो रही है, राइट। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन से हम इस बात को समझेंगे। कैलकुलेट द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। डेटा क्या गिवन है आपको, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो रहा है, एंथैल्पी का चेंज इतना है। हाइड्रोजन वाटर में चेंज हो रहा है, एंथैल्पी का चेंज इतना है। और जो इथेन है वो लिखा है 7/2 O2, यहाँ लिखा था 1/2 O2, ये है 7/2 O2। तो जो इथेन है वो बर्न होके दे रहा है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और यहाँ जो एंथैल्पी का चेंज है वो है -1560 किलोजूल। अब हमें इन सब डेटा से क्या निकालना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन निकालना है।
तो अगर हम एथेन को हाइपोथेटिकली बनाना चाहेंगे, सो 2C प्लस 3H2, तो ये क्या बनेगा C2H6। तो आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं तो आपको पता है कि इस तरीके से कभी भी ईथेन बनता नहीं है। तो अगर इस तरीके से ईथेन नहीं बनता है तो हम इसकी एंथैल्पी मतलब प्रोडक्ट की एंथैल्पी HP माइनस रिएक्टेंट की एंथैल्पी HR से एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ईथेन नहीं निकाल पाएंगे। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, हैशेज लॉ का। तो कैसे, आइए देखते हैं। राइट, तो हमारे पास डेटा है ये 3 इक्वेशन है, तो इनको हम लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। अब हमें करना क्या है, जिसके लिए हमें निकालना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन उसको हम लिख लेते हैं। तो वो क्या है 2C प्लस 3H2 C2H6, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 4। अब हमें इन तीनों इक्वेशन को इस तरीके से अरेंज करना है, इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 को इस तरीके से अरेंज करना है कि मुझे इक्वेशन नंबर 4 मिल जाए। तो कैसे मैं करूँगा, 2C मुझे चाहिए, तो C तो मुझे केवल यहाँ दिख रहा है इक्वेशन नंबर 1 में, तो मैं पूरी इक्वेशन नंबर 1 को क्या करूँगा 2 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो रिएक्टेंट साइड में क्या आ जाएगा 2C प्लस 2O2, फिर मुझे 3 हाइड्रोजन चाहिए और 3 हाइड्रोजन है यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा 3H2 प्लस 3/2O2, ये भी हो गया। ठीक है, फिर मुझे चाहिए C2H6 ऑन द प्रोडक्ट साइड, तो यहाँ क्या करूँगा मैं, इसको लेस करना पड़ेगा इसमें से। तो मैंने लिखा 2 इंटू इक्वेशन नंबर 1 प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि इक्वेशन नंबर 3 को मैं लेस कर रहा हूँ तो मैं लिखूंगा माइनस इक्वेशन नंबर 3। तो जो रिएक्टेंट का था वो प्रोडक्ट साइड में आ जाएगा और जो प्रोडक्ट का है वो रिएक्टेंट साइड में आ जाएगा। तो मैं इसको क्या लिख दूँ, यहाँ लिख दूँ रिएक्टेंट साइड में 2CO2 प्लस 3H2, प्रोडक्ट साइड में क्या आएगा, यहाँ का 2CO2, यहाँ का 3H2O, यहाँ का 3H2O, और यहाँ में इसको मैं लेस कर रहा हूँ, इधर आएगा ये C2H6 प्लस 7/2O2। तो अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखेंगे तो केवल क्या बचेगा, ऑक्सीजन 7/2 ऑक्सीजन कैंसिल हो जाएगी, जो वाटर है वाटर के मॉलिक्यूल भी कैंसिल हो जाएंगे, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा 2C प्लस 3H2 और ये बचेगा C2H6। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन HF भी मैं इसको लिख सकता हूँ। तो जो ऑपरेशन हमने किया है इक्वेशन में वही ऑपरेशन किसके साथ करना है, वही ऑपरेशन करना है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस के साथ। तो मैंने लिखा इक्वेशन नंबर 2 इंटू 1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 में कितना है माइनस 393.5 प्लस 3 इंटू H2, ये हो जाएगा 3 इंटू माइनस 285.5 माइनस इक्वेशन नंबर 3 माइनस 1560। राइट, तो जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पर क्या, आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वही क्या है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन। तो इस तरीके से हमने इस टाइप के क्वेश्चन करने हैं और बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होते हैं फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद हम दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं हैशेज लॉ का, डिटर्मिनेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब है जब एक एलोट्रॉप दूसरे एलोट्रॉप में चेंज हो जाता है। तो आपको पता है कार्बन के ये 2 एलोट्रॉप हैं, और भी एलोट्रॉप्स होते हैं, हम इन 2 एलोट्रॉप्स की बात कर रहे हैं। तो एलोट्रॉप्स क्या होते हैं आपको पता है, एलोट्रॉप्स क्या है, एलोट्रॉप्स आर द डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स ऑफ अ सेम सब्सटेंस। क्या है, दे आर डिफरेंट फिजिकल फॉर्म, डिफरेंट फिजिकल फॉर्म। केमिकल कॉम्पोजिशन सेम होता है, यहाँ भी केवल कार्बन है, यहाँ भी केवल कार्बन है। अंतर किस बात का है, उनका जो अरेंजमेंट है। आपने पढ़ा होगा 10th में डायमंड में क्या होता है, ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, और जबकि ग्रेफाइट क्या है, शीट की फॉर्म में होता है 2 डायमेंशनल। एक और अंतर आपको पता होगा, यहाँ कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज होता है और यहाँ कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। और भी अंतर आपको पता होंगे, ये जो डायमंड है ये क्या है, हार्डेस्ट नेचुरल एलिमेंट नोन, और ये जो ग्रेफाइट है वो बहुत सॉफ्ट है कंपैरेटिवली।
तो ये कुछ अंतर है, राइट। इनमें अंतर होने की वजह से जब आप इनको बर्न करेंगे तो डायमंड इतना इजीली बर्न होगा नहीं एज कंपेयर टू ग्रेफाइट। तो जब इनको हम बर्न करेंगे तो जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा वो अलग अलग होता है, मतलब ऑक्सीजन के साथ डिफरेंटली रिएक्शन करता है कौन, ग्रेफाइट और डायमंड। भले प्रोडक्ट सेम होगा बट जो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगी वो डिफरेंट होगी। प्रोडक्ट सेम होगा बट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो हम क्या निकालना चाह रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन है डायमंड ग्रेफाइट में जब चेंज हो रहा है तो क्या एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों को हम रिएक्शन कराते हैं विद ऑक्सीजन। तो जब डायमंड को हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया तो इतना एंथैल्पी का चेंज होता है -395.4, और ग्रेफाइट को जब ऑक्सीजन के साथ बर्न कर रहे हैं तो ये देता है CO2 -393.5, राइट। अब मुझे क्या निकालना था, डायमंड ग्रेफाइट में जब चेंज होगा तो डायमंड इक्वेशन नंबर 1 में, ग्रेफाइट इक्वेशन नंबर 2 में। तो मैं क्या करूँगा, 1 में से 2 को 1 में से लेस कर दूंगा। तो जो ऑक्सीजन है वो कैंसलाइज हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड कैंसलाइज हो जाएगी, राइट। कार्बन डाइऑक्साइड कैंसलाइज हो जाएगी। और यहाँ वही ऑपरेशन मुझे किस में करना पड़ेगा, एंथैल्पी की वैल्यूज़ में भी करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -395.4 -393.5। तो ये जो वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे डायमंड टू ग्रेफाइट, ये आएगा -1.9 किलो जूल। और आगे चल के हम इसी चैप्टर में देखेंगे जब किसी रिएक्शन में हीट रिलीज होती है, मतलब रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक होती है। तो एक्सोथर्मिक जो रिएक्शन होती है वो कई केसेस में क्या होती हैं, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब वो रिएक्शन फिजिबल है, मतलब वो रिएक्शन फिजिबल होने का मतलब है डायमंड में चेंज इनटू ग्रेफाइट, राइट। क्योंकि ये थर्मोडाइनमिकली ये रिएक्शन कैसा है, पॉसिबल है। दिस रिएक्शन इज thermodynamically possible. This reaction is thermodynamically possible. और thermodynamically possible है, इसका क्या मतलब है, डायमंड में चेंज इनटू ग्रेफाइट। बट आगे चल के हम एक कॉन्सेप्ट देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स का। वो कहता है कि कोई रिएक्शन कितना किस स्पीड से हो रहा है, किस रेट से हो रहा है। तो आगे चल के हम देखेंगे कि ये जो रिएक्शन है डायमंड का ग्रेफाइट में चेंज होना, ये बहुत स्लो रिएक्शन है। और इसलिए जो नॉर्मली है, प्रैक्टिकली है, हम ये देखते हैं कि जो डायमंड है वो ग्रेफाइट में चेंज नहीं होता है। ये इतना स्लो है दैट इट इज़ ऑफ नो प्रैक्टिकल यूज, राइट। तो आई होप आपको जो हैशेस लॉ है वो क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम अगला टॉपिक देखते हैं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, आपको पता है सॉल्यूशन कैसे बनता है, सॉल्यूट को अगर मैं क्या कर दूं, सॉल्वेंट में ऐड कर दूं तो क्या बनेगा दोस्तों, सॉल्यूशन। और ये जो प्रोसेस है इसमें भी थर्मोडाइनेमिकली कुछ चेंज होते हैं, राइट। मतलब चेंज होने का मतलब है कि जो एंथैल्पी का चेंज होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब सोल्यूट को जब मैं सॉल्वेंट में ऐड करूं तो ये हीट को एब्जॉर्ब भी कर सकता है। रिएक्शन कैसी हो सकती है, एंडोथर्मिक। तो जो कंटेनर है, जिस मीडियम में ये रिएक्शन हो रहा है उससे ये हीट को एब्जॉर्ब करता है। और अगर ये एक्सोथर्मिक है तो ये क्या करेगा, सराउंडिंग में हीट को डेसिपेट करेगा, राइट। तो सिंपल सी बात है, सॉल्यूट को सॉल्वेंट में ऐड करने पर, सॉल्यूशन बनने पर जो एंथैल्पी का चेंज होगा वही एंथैल्पी, उसी को हम कह रहे हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूट का अमाउंट फिक्स करते हैं, राइट। तो सॉल्यूट का अमाउंट फिक्स करने का मतलब है एंथैल्पी ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ इट डिसॉल्व इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हमने क्या किया है दोस्तों, सॉल्यूट जो हम बता रहे थे प्लस सॉल्वेंट, ये दोनों मिलके क्या दे रहे हैं, सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूट है उसको हमने कर दिया 1 मोल, सॉल्वेंट कितना है, इसकी अमाउंट हमने कर दिया स्पेसिफाइड, राइट। स्पेसिफाइड अमाउंट में
गिवन अमाउंट में ऐड कर रहे हैं, तो जो एंथैल्पी का चेंज होगा वही है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल आप देखिए HCl को आप एक्वस में ऐड कीजिए, एक्वस मीडियम में ऐड कीजिए या 10 मोल ऑफ वाटर में ऐड कीजिए, तो कुछ चेंज हो रहा है एंथैल्पी का, वो है -69.0 किलो जूल पर मोल। ठीक है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, HCl और वाटर का सोल्यूशन बना रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, हीट रिलीज हो रही है। ऐसे जब मैं वाटर का अमाउंट बढ़ा देता हूँ, इसके तो 1 मोल ही है अभी भी, जब मैं इस वाटर का अमाउंट बढ़ा देता हूँ तो ज़्यादा हीट रिलीज हो रही है पहले के कंपैरिजन में। बट जब मैं वाटर का अमाउंट बढ़ाते जाता हूँ तो यहाँ अब बहुत शार्प इंक्रीज आपको नहीं दिखेगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर काफ़ी इंक्रीज था और वो जो इंक्रीज था वो अभी कम हो रहा है। देखिए 0.3, 72.03, 72.79, पहले से काफ़ी कम है। और यहाँ कितना था 69 माइनस, और यह -72.3। तो पहले के कंपैरिजन में जो हीट चेंज है वो काफ़ी कम है, राइट। इसके बाद जब हम और अमाउंट बढ़ा देते हैं सॉल्वेंट का तो और एंथैल्पी का चेंज होगा। और ऐसे बढ़ाते बढ़ाते जब हम काफ़ी ज़्यादा अमाउंट सॉल्वेंट का ऐड कर देंगे, लार्ज एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट, लार्ज एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट जब हम सॉल्यूट को ऐड करेंगे, अब आपको बहुत ज़्यादा चेंज कुछ दिखाई नहीं देगा। तो वो जो एंथैल्पी का चेंज है वो ऑलमोस्ट फिक्स हो गया है, ये है -75.85। तो इस लार्ज एक्सेस सॉल्वेंट को हम कहते हैं इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मतलब बहुत ज़्यादा सॉल्वेंट में हम क्या कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट को ऐड कर रहे हैं। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है, द एंथैल्पी ऑफ अ सॉल्यूशन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज द एंथैल्पी चेंज अकम्पेनिंग the dissolution of 1 mole of a solute in a large excess of solvent, so that further addition of the solvent does not produce any enthalpy change। हम क्या कर रहे हैं, 1 मोल ऑफ सॉल्यूट को किस में ऐड कर रहे हैं, लार्ज एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट, लार्ज एक्सेस ऑफ सॉल्वेंट में ऐड कर रहे हैं और बना रहे हैं सॉल्यूशन। तो हम कब मानेंगे कि ये किसको हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन मानेंगे, किस अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में जब हम सॉल्यूट को ऐड करें कि हम इनफाइनाइट डाइल्यूशन माने। तो ये कब होगा, जब देयर इज नो फर्दर चेंज इन एंथैल्पी, देयर इज नो फर्दर चेंज इन एंथैल्पी, कोई ज़्यादा चेंज है नहीं एंथैल्पी में कोई। तो यहाँ पर क्या था 75.585, इतना एंथैल्पी का चेंज हो रहा है। और आप और वाटर इसमें ऐड कीजिए, आप इसमें और वाटर अगर ऐड करेंगे तो अभी भी ये कितना रहने वाला है, -75.85 ही रहने वाला है। अभी ये ज़्यादा चेंज इससे होगा नहीं। तो इसी को हम कहते हैं एंथैल्पी चेंज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और ऐसा क्या होता है इस कॉन्सेंट्रेशन पे कि अब एंथैल्पी का चेंज हो नहीं रहा है ज़्यादा। देखिए मान लीजिए सॉल्यूट है HCl, तो HCl में क्या है, H पॉजिटिव और Cl के बीच में इंटरेक्शन है। तो जब हम वाटर ऐड करते हैं तो ये इंटरेक्शन कम हो जाता है, राइट। ऐसे ही जब हमने बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर ऐड कर दिया है इनके बीच में, ये नेगेटिव है, तो इतना ज़्यादा इंटरेक्शन जो इनके पहले इनके बीच में था अब बिल्कुल भी नहीं है। नेग्लिजिबल इंटरेक्शन जो आयंस के बीच में अभी है। तो इस टाइम में जो एंथैल्पी का चेंज होगा उसी को हम कह रहे हैं एंथैल्पी चेंज एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और अगर मैं इसमें सॉल्वेंट ऐड करता हूँ तो नेग्लिजिबल से भी ज़्यादा नेग्लिजिबल कुछ होने वाला है नहीं, राइट। दैट्स व्हाई इट बिकम्स कांस्टेंट। ऐसे ही आप देखिए अमोनियम क्लोराइड को जब मैं वाटर में ऐड कर रहा हूँ तो जो एंथैल्पी का चेंज है वो है -16.4, मतलब ये कैसा है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। NaCl को जब मैं वाटर में ऐड कर रहा हूँ तो ये भी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, राइट। तो हमने क्या किया है, सॉल्यूट को हमने डिसॉल्व किया है इन द सॉल्वेंट टू मेक अ सॉल्यूशन। और जो एंथैल्पी का चेंज हो रहा है उसी को हम कह रहे हैं एंथैल्पी ऑफ अ सॉल्यूशन। सॉल्यूट कैसा होना चाहिए दोस्तों, 1 मोल, और सॉल्वेंट का अमाउंट कैसा होना चाहिए, स्पेसिफाइड, एक फिक्स अमाउंट होना चाहिए जो हमें पता है, ठीक। अब देखिए जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है,
जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है उसको हम कई सारे स्टेप्स में देख सकते हैं। देखिए, डिसोल्यूशन प्रोसेस में बी थॉट इन द फॉलोइंग स्टेप्स। डिसोल्यूशन का मतलब है कोई सॉलिड सब्सटेंस हमारे पास है, तो इसको 2 स्टेप में आप मान सकते हो कि ये जो सॉलिड सब्सटेंस थे इसको हम कहते हैं लेटाइस। ये लेटाइस किस में टूटेगा? आयंस में, गैसियस आयंस में। सॉलिड जो फॉर्म है सब्सटेंस का, सॉल्यूट का, उसको जब इंडिविजुअल आयंस में तोड़ दोगे तो एक आयन से तो सॉलिड बनने वाला है नहीं, राइट, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है। तो जब सिंगल आयंस हमारे पास होंगे तो ये गैसियस फॉर्म में ही होंगे। तो यहाँ जो एंथैल्पी का चेंज होगा इसको हम कहते हैं लेटाइस एंथैल्पी, राइट। फिर इन आयंस को हमने क्या करना है, जो आयंस हमें पहले वाले स्टेप में मिले थे, ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव गैसियस आयंस, इनको हमने वाटर में ऐड कर देना है। तो ये अब क्या बनेगा? ए पॉजिटिव एक्वस, बी नेगेटिव एक्वस। आप डिफरेंस देखिए, यहाँ ये गैसियस फेज में थे और जब इनको हमने वाटर में ऐड किया तो ये वाटर के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो वाटर के साथ इंटरेक्ट करने पर ये क्या बन जाएंगे? ए पॉजिटिव एक्वस, मतलब ये अभी एक्वस मीडियम में था, यहाँ ये गैसियस मीडियम में है। ए पॉजिटिव एक्वस, बी नेगेटिव एक्वस, और यहाँ जो एंथैल्पी का चेंज होगा वो होगा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, राइट। तो ये सॉल्यूशन बनने का जो प्रोसेस है उसको हमने 2 स्टेप में डिवाइड किया। पहला है लेटाइस एंथैल्पी और दूसरा है हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन मे बी थॉट टू बी सम ऑफ 2 एंथैल्पीज। नंबर 1 इज लेटाइस एंथैल्पी एंड नंबर 2 इज हाइड्रेशन एंथैल्पी। अब इनको हम थोड़ा और डिटेल में देखते हैं क्या है। लेटाइस एंथैल्पी क्या है? Lattice enthalpy of a compound can be calculated with the help of enthalpy diagram called Born-Haber cycle। देखिए, लेटाइस एंथैल्पी क्या है इसको आप समझ लीजिए पहले। जब मैं सॉल्यूट को सॉलिड स्टेट में, यहाँ पर ये है, इसको जब मैं किस फॉर्म में चेंज कर रहा हूँ? गैसियस स्टेट में। मतलब यहाँ जब ये सॉलिड स्टेट में था, अब ये किस में टूट गया है? गैसियस स्टेट में। तो ऐसा जब 1 मोल आपका सॉलिड पूरा किस में टूट जाएगा? गैसियस स्टेट में। 1 मोल में आपको पता है कितने सारे मॉलिक्यूल होंगे। तो जब 1 मोल ऑफ सॉलिड किस में टूट जाएगा? गैसियस स्टेट में टूट जाएगा, उसके आयंस सब सेपरेट हो जाएंगे। तो जो एंथैल्पी का चेंज है वही क्या होगा? लेटाइस एंथैल्पी का चेंज होगा। और इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एक साइकिल को फॉलो करते हैं, एक प्रोसीजर को फॉलो करते हैं जिसको हम कहते हैं बॉर्न-हैबर साइकिल। तो देखिए, होना क्या चाहिए? सोडियम क्लोराइड सॉलिड से क्या बनना है? सोडियम पॉजिटिव गैस एंड क्लोरीन नेगेटिव गैस, राइट। तो अब ये प्रोसेस कैसा होगा? देखिए, प्रोसेस में क्या होना है? कन्वर्जन ऑफ मेटेलिक सोडियम इनटू गैसियस सोडियम एटम। तो यहाँ ये मेटेलिक सोडियम होगा, तो Na इन सॉलिड स्टेट विल चेंज इनटू Na इन गैसियस स्टेट। तो यहाँ जो एंथैल्पी का चेंज होगा इसको हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन प्रोसेस आपने सुना होगा छोटी क्लासेस में। जब सॉलिड किस में चेंज हो जाता है? गैसियस फॉर्म में चेंज हो जाता है, उसको हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एक और बात आप यहाँ समझिए, यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है NaS, तो ये यहाँ पर केवल एक सोडियम का एटम नहीं है, क्योंकि एक सोडियम का एटम क्या नहीं कर सकता है? सॉलिड स्टेट में नहीं एग्जिस्ट हो सकता है। तो मान लीजिए मैं सोडियम के एटम को दिखा रहा हूँ कुछ स्फेयर से, तो NaS जो लिखा है उस बल्क में सोडियम के कई सारे एटम हैं। उस बल्क में क्या है? सोडियम के कई सारे एटम हैं। तो सब्लिमेशन एंथैल्पी का मतलब है सारा जो एटम है वो अब क्या हो जाएंगे? सेपरेट हो जाएंगे। देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन दीज आयंस, कोई इंटरेक्शन नहीं है। और ये 1 मोल के लिए जब हम करेंगे तो उसी को हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। सिंपल सी बात। दूसरा है डिसोसिएशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स इनटू क्लोरीन एटम्स। तो जो क्लोरीन गैस है उसमें तो क्लोरीन के 2 एटम हैं, तो वो जब टूट जाएगी तो एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल क्या देने वाला है आपको? 2 क्लोरीन के एटम। यहाँ जो एंथैल्पी का चेंज है ये है 242 किलोजूल, राइट। और हमें NaCl बनाने के लिए
या NaCl जब टूटता है तो कितना Cl मिलता है, एक Na और एक Cl, मतलब एक ही क्लोरीन की ज़रूरत है, तो यहाँ पर 2 मिल रहे हैं तो इसका हमें हाफ करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा हाफ Cl2, तो एक Cl बनेगा। तो इस यहाँ जो एंथैल्पी का चेंज होगा वो होगा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। तो यहाँ पर 2 एटम बन रहे थे, हमें एक ही एटम चाहिए, तो इसका हाफ कर देंगे हम 242 का, तो ये हो जाएगा 121। एक बार ध्यान से समझिए, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन का मतलब है एटम में जब आप तोड़ रहे हैं मॉलिक्यूल को, तो जो एंथैल्पी का चेंज हो रहा है उसी को हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। जैसे ClCl एक मॉलिक्यूल है, 2 एटम इसमें हैं, तो ये टूट के क्या देगा 2Cl, 121 किलोजूल पर मोल, राइट। इसके बाद है कन्वर्जन ऑफ गैसियस सोडियम एटम्स इनटू सोडियम आयंस। तो पहले वाले स्टेप में सब्लिमेशन के बाद हमें गैसेस सोडियम एटम मिला था, अब सोडियम आयन, आयन हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि NaCl टूट के क्या देगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, आयन अल्टीमेट बनने हैं, तो सोडियम एटम से सोडियम आयन बनेगा एक इलेक्ट्रॉन निकल जाने के बाद, और जो एंथैल्पी का चेंज होगा उसको हम कहते हैं एंथैल्पी आयनाइजेशन एंथैल्पी, राइट। ऐसे ही क्लोरीन को क्लोराइड आयन में चेंज होना है, तो यहाँ अंतर है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन होता है जबकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। सो कन्वर्जन ऑफ गैसियस क्लोरीन एटम्स इनटू गैसियस क्लोराइड आयंस, तो क्या होगा Cl प्लस इलेक्ट्रॉन Cl नेगेटिव गैसियस, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो चेंज होगा एंथैल्पी का वो है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और ये है -348.6 किलोजूल पर मोल। तो आप ये भी देख सकते हैं कि जो पहले वाला रिएक्शन है, पहले वाला रिएक्शन से मतलब है सोडियम ने जब इलेक्ट्रॉन दिया तो वो प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस क्या है एंडोथर्मिक है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, और दूसरा वाला जो प्रोसेस है वो है एक्सोथर्मिक। इसके बाद क्या होगा, अल्टीमेटली द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपोजिटली चार्ज आयंस टू फॉर्म सॉलिड क्रिस्टल। तो Na पॉजिटिव G Cl नेगेटिव G, ये दोनों आयन के फॉर्म में है, तो NaCl अभी क्या बनेगा, जब 1 मोल इनके कंबाइन करेंगे तो ये बनाएगा NaCl सॉलिड, और यहाँ जो एंथैल्पी का चेंज होगा वो है -788 किलोजूल पर मोल। तो एक बात आप ऐसा भी समझ लीजिए, लेटाइस एंथैल्पी का मतलब क्या है, NaCl के एक मोल को तोड़ने में जितनी एनर्जी लगती है वही एंथैल्पी लेटाइस एंथैल्पी है, या NaCl के एक मोल को बनने में जितनी एनर्जी रिलीज होती है वही क्या है, लेटाइस एंथैल्पी है। केवल अंतर क्या होगा कि यहाँ उसका वैल्यू पॉजिटिव होगा और यहाँ उसका वैल्यू नेगेटिव होगा। यहाँ वैल्यू पॉजिटिव होगा क्योंकि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, और यहाँ वैल्यू नेगेटिव होगा क्योंकि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। बॉन्ड जब बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और बॉन्ड जब टूटता है तो एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। तो लेटाइस एंथैल्पी, इसको भी आप मान सकते हैं, इसको भी आप मान सकते हैं, दूसरे वाले को भी। तो हमें क्या करना है बेसिकली, ये तो लेटाइस एंथैल्पी तो गैस से जब बने तब की बात है, जब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन दोनों गैसियस फॉर्म में है, तो 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड जब बना तो जो एंथैल्पी का चेंज है वो है लेटाइस एंथैल्पी, राइट। ऐसे यहाँ भी है 1 मोल ऑफ सॉलिड सोडियम क्लोराइड जब टूटता है, सोडियम आयन इन गैसियस एंड क्लोराइड आयन इन गैसियस, तो जो एंथैल्पी का चेंज है वो है लेटाइस एंथैल्पी। हम क्या निकाल रहे हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड कहाँ से बना होगा, सोडियम और क्लोरीन से। तो सोडियम किस में है, इनिशियली सॉलिड स्टेट में है, और क्लोरीन किस में है, गैसियस स्टेट में। तो यहाँ जो एंथैल्पी का चेंज है वो है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। तो आप देखिए डिफरेंस किसमें, लेटाइस एंथैल्पी में और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में। लेटाइस एंथैल्पी ये है Na पॉजिटिव गैस प्लस Cl नेगेटिव गैस चेंजिंग गिविंग यू NaCl सॉलिड है, सॉरी ये है, राइट। जबकि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के लिए आपको क्या है, सोडियम एटम गैसियस स्टेट में, क्लोरीन का गैसियस क्लोरीन एटम गैस फॉर्म में, तब जाके ये जो कंबाइन करेंगे, ठीक है। इसके बाद अब इस प्रोसेस को हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, दिस इज व्हाट द
बॉर्न हैबर साइकिल। तो बॉर्न हैबर साइकिल क्या कह रहा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड will be the enthalpy change when one atom of sodium which is in the solid state combines with one atom of chlorine which is in the gaseous state gives you 1 mole of sodium chloride। यहाँ जो एंथैल्पी का चेंज होगा इसको हम कह रहे हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। 1 मोल, क्योंकि देखिए यहाँ एक Cl लगा, इसको हाफ क्यों किया है ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि क्लोरीन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होते हैं और यहाँ केवल एक ही एटम मिल रहा है आपको, इसलिए इसको हाफ किया है, ठीक है, क्योंकि एक एटम यूज हो रहा है। अब आप देखिए, जब सॉलिड सोडियम से पहले सोडियम गैस बनेगा तो यहाँ जो एंथैल्पी का चेंज होगा वो है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। फिर सोडियम गैस से सोडियम आयन बनेगा, यहाँ जो एंथैल्पी का चेंज है वो है आयनाइजेशन एंथैल्पी। क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल टूटेगा और एक क्लोरीन गैस का एटम देगा, यहाँ जो एंथैल्पी का चेंज है वो है डिसोसिएशन एंथैल्पी 122 या अप्रॉक्स 121 ये होता है। इसके बाद क्लोरीन का एक एटम इलेक्ट्रॉन जब लेगा तो ये करेगा, ये एनर्जी को रिलीज करेगा -349 किलो जूल, ये है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो ये सारी प्रोसेस के बाद आपको क्या मिला है, सोडियम आयन इन गैसियस स्टेट, क्लोराइड आयन इन गैसियस स्टेट। ये दोनों जब कंबाइन करेंगे तो बनाएंगे सोडियम क्लोराइड, ये दोनों जब कंबाइन करेंगे तो बनाएंगे सोडियम क्लोराइड। और यहाँ जो एंथैल्पी का चेंज होगा वो क्या होगा, अभी लैटाइस एंथैल्पी। यहाँ जो एंथैल्पी का चेंज होगा दोस्तों वो होगा लैटाइस एंथैल्पी, ठीक है। अब अगेन अगर हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालना है तो अगेन हैश लॉ क्या कहता है, हैशेज लॉ कहता है चाहे आप पहले वाले रूट से रिएक्शन कराओ, पहला वाला रूट क्या है NaS + ½ Cl2G, रिएक्शन करके बनाते हैं NaClS सॉलिड स्टेट में, तो ये पहला रूट हुआ। यहाँ जो एंथैल्पी का चेंज होगा तो यहाँ एंथैल्पी का चेंज क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और ये बाकी सारे स्टेप यहाँ से लेकर यहाँ तक और फिर इसको कंबाइन करने तक इंक्लूडिंग ये 2 और ये, यहाँ सबका जो एंथैल्पी का चेंज होगा वो पहले जैसा ही होगा। मतलब जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है दैट विल बी द सम ऑफ ऑल दीज, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, आयनाइजेशन एंथैल्पी, डिसोसिएशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और लास्ट में ये जो U लिखा है ये बेसिकली क्या है, लैटाइस एंथैल्पी है। ये क्या है, ये लैटाइस एंथैल्पी U, राइट। तो इन सब को जब आप जोड़ोगे तो इन सब की एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हमारे पास है, तब जाके ये आता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज -411 किलो जूल पर मोल, ठीक है। तो ये हमने निकाला एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इतना इसके लिए, और जो लैटाइस एंथैल्पी था सोडियम क्लोराइड के लिए वो था -788 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब है 788 किलो जूल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डिसोशिएट 1 मोल ऑफ NaCl। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, NaCl जब 1 मोल NaCl जब सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में टूटेगा तो इतना एनर्जी क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा चीज था हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी का मतलब है इन आयन को, जो आयन प्रोड्यूस हुए हैं उनको जब आप वाटर के साथ इंटरेक्ट कराओगे तो जितना एनर्जी का चेंज होगा उसी को हम कहते हैं हाइड्रेशन एंथैल्पी। हाइड्रेशन एंथैल्पी सीधा सीधा क्या हुआ, Na पॉजिटिव गैस प्लस Cl नेगेटिव गैस प्लस NH2O, राइट, जहां N एक नंबर है। तो यहाँ तो इनके बाद क्या बनेगा, Na पॉजिटिव एक्वस बनेगा क्योंकि ये वाटर में है, Cl नेगेटिव एक्वस वाटर में है। तो यहाँ जो एंथैल्पी का चेंज होगा वो होता है हाइड्रेशन एंथैल्पी। एंड एक्सपेरिमेंटली इट इज फाउंड दैट हाइड्रेशन एंथैल्पी फॉर NaCl इज -784 किलो जूल पर मोल। तो हमने कहाँ से शुरू किया था, फ्रॉम द एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन। तो एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन हमने कहा था इट मे बी थॉट टू टेक प्लेस इन 2 स्टेप। एंथैल्पी ऑफ सोल्यूशन इज द सम ऑफ लैटाइस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी। तो लैटाइस एंथैल्पी हमने निकाली है, यह हमें पता है 788 किलो जूल पर मोल, और हाइड्रेशन एंथैल्पी हमें पता है 784,
तो यहाँ जो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन आएगा सोडियम क्लोराइड का, ये कितना है 4 किलोजूल पर मोल। इसका क्या मतलब है, जब आप 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड को एक फिक्स अमाउंट ऑफ और एक स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ H2O में डालते हैं तो जो सॉल्यूशन बनता है NaCl एक्वस भी मैं इसको लिख सकता हूँ, तो इसमें जो एंथैल्पी का चेंज होगा उसी को मैं कह रहा हूँ एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो ये कैसा प्रोसेस है, ये है एंडोथर्मिक प्रोसेस, मतलब जिस कंटेनर में आप ये रिएक्शन करा रहे हो उसमें से थोड़ी हीट क्या कर लेगी, ये रिएक्शन एब्जॉर्ब कर लेगी और कंटेनर का टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा। क्योंकि 4 किलोजूल पर मोल काफ़ी कम अमाउंट है, इसलिए जब भी आप नमक को पानी में डिसॉल्व करते हो तो आपको नॉर्मली कोई टेम्परेचर का चेंज नहीं महसूस होता है, क्योंकि ये काफ़ी कम वैल्यू है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द पार्ट 5 ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इन केस आपका कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।